नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 13 जून 2021, दिन है रविवार, और यहां पे 12 जून 2021 यानी शनिवार के दिन आपके सवाल मेरे जवाब के सीरीज में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सारे लोगों का सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ। जिन लोगों ने नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से अपने सवाल भेजे हैं उनके सवाल सेलेक्ट हुए हैं, बाकी लोगों के सवाल रिजेक्ट हो गए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप सवाल भेजते हैं तो थोड़ा सा स्थिर होके, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके आप प्रोसेस को समझ लें। ये वीडियो मैं एक दिन पहले जो डालता हूँ शनिवार को, इंट्रोडक्शन वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो कि किस तरह से भेजना है, यहाँ पे मैंने वैसे प्रोसेस भी लिखे हुए हैं। बिल्कुल आप उसके हिसाब से भेजें तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो भी तभी सिस्टम में आ पाएंगे, अदरवाइज सिस्टम से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए, आपके सवाल मेरे जवाब का 120 एपिसोड यानी 120 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जिन लोगों ने सवाल नहीं भी भेजा है कृपया वीडियो पूरा देखें, हो सकता है आपके सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। और अगर अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर ले आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले से। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, रोशन कुमार जी दरभंगा बिहार से लिख रहे हैं, पेट्रोनेट को किस लेवल पर बाय किया जाए फॉर 2 से 3 मंथ के लिए, और एसएल क्या रखूं। यानी ये 2 से 3 महीना के लिए लेना चाहते हैं पेट्रोनेट एलएनजी को, तो किस प्राइस पे लेना चाहिए। यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं चार्ट की बात करेंगे। तो चार्ट पे चल के हम लोग देखेंगे पेट्रोनेट एलएनजी और पेट्रोनेट एलएनजी की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चेक करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी को। एक्चुअली इस स्टॉक, ये तो छोटे प्राइस का स्टॉक है, और प्रॉब्लम क्या है कि ये नेचुरल गैस बनाती है। अब उसमें भी लगभग कुछ कंपनियों को अगर हम छोड़ दें तो पेट्रोनेट एलएनजी का चार्ट थोड़ा वीक है। बाकी कंपनियों के मुकाबले हम पेट्रोनेट एलएनजी का चार्ट पूरा वीक देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जगह नहीं है लेने का, ये जगह नहीं है। या तो मुझे ये 220 के आसपास मिले, या तो ये मुझे 220 के आसपास मिले, या तो मुझे ये फिर 240 के ऊपर मिले, तभी मैं लेना चाहूँगा। 220 के पास में मिले तब सही रहेगा, या 240 से 45 के ऊपर मिले तब सही रहेगा। उसके पहले अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक रेंज में आप फंसे हुए हैं, और उस रेंज को अगर ये उसने फंसा लिया वापस से आपको, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो या तो आप 240 के ऊपर, 45 के ऊपर लीजिए, या तो 220 के आसपास मिले वापस से, जब स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तब लीजिए, तब आप थोड़ा सा सेफ रहेंगे सर। अगर आप 245 के ऊपर लेते हैं तो स्टॉप लॉस आप 235 रुपये का लगा सकते हैं। अगर आप 220 के आसपास लेते हैं, जब वो वहाँ से बाउंस करेगा तो स्टॉप लॉस फिर आपको 200 रुपये के आसपास का लगाना पड़ेगा पेट्रोनेट एलएनजी में। तो ये है रोशन जी के सवाल पे मेरा अपना व्यू। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें रोशन जी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते हैं। आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल संजय मुंडाडा जी औरंगाबाद से लिख रहे हैं, फॉलोइंग आर द शेयर्स विद देयर न्यूज़। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें न्यूज़ है, जैसे टाइड वाटर ऑयल, फर्स्ट स्पिल्ट हुआ, देन बोनस दिया, डिविडेंड दिया। ठीक है, पावर ग्रिड में भी बोनस है, बोनस का इशू है। मार्सन्स फार्मा में है, अमेरिकन फार्मा म्यूचुअल फंड ने डिसाइड किया है कि उसमें पैसा लगाएंगे। योर व्यू ऑन एवं कंपनीज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। देखिए, न्यूज़ हमेशा कुछ ना कुछ चलती रहती है सर, किसी न किसी स्टॉक में आपको हमेशा न्यूज़ मिलेगा। हर स्टॉक में कुछ ना, कंपनी में कुछ ना कुछ काम होता रहता है तो न्यूज़ आता रहता है। अब है कि रिजल्ट किस टाइम में आपको न्यूज़ आया है, यानी ये रिजल्ट सेशन चल रहा है और टाइड वाटर वगैरह का सबका आ गया, जो भी काम होना था शायद वो हो गया है। फर्स्ट स्पिल्ट हुआ, देन बोनस। स्पिल्ट अगर हो रहा है तो इसका मतलब है स्टॉक का प्राइस जो है, अगर जितने, मान लेता हूँ अगर 1:2 में स्प्लिट हो रहा है तो 500 का स्टॉक है ना, अगर ये 500 का स्टॉक है तो 250 हो जाएगा। और आपके पोर्टफोलियो में अगर आपके पास एक स्टॉक है तो अब आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक होगा। अगर 500 का एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में और स्प्लिट हो रहा है तब आपके पोर्टफोलियो में 250 का 2 स्टॉक हो जाएगा। यानी स्टॉक आपके उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है पार्टिसिपेशन बढ़ेगा क्योंकि प्राइस कम हो गया।
प्राइस कम हो गया, अब 250, पहले लोग 500 पे नहीं मान लीजिए खरीद पाते थे, कुछ लोग 250 का जब हो जाएगा तब तो खरीदेंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि उनमें आगे आने वाले समय देखेंगे आप, ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग बेस पर आपको ज़्यादा उसमें वॉल्यूम जनरेट होता हुआ मिलेगा। और टाइड वाटर चूँकि एक तरह का ये है, मतलब जो कंपनी है वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तो चाहे स्पिल्ट हो चाहे बोनस, बोनस वही कंपनियाँ देती है, बोनस होता है, डिविडेंड होता है, वही कंपनियाँ देती है जो मैक्सिमम जिनके पास कैश रहता है, यानी कि कैश रिजर्व में अगर है, पैसा है आपके पास तभी तो आप दूसरे को पैसा देंगे। और वो कैश कहाँ से आता है, तो प्रॉफिट से आता है, ठीक है। वो कैश कहाँ से जनरेट करेगा, अपने काम से करेगा, यानी प्रॉफिट से करेगा। इसका मतलब ये कंपनियां अगर फंडामेंटली बढ़िया है और अगर ये स्पिल्ट और बोनस हो रहा है तो ये इसके लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा। सेंटीमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पिल्ट होने के बाद वो दाम घट जाएगा और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, तो बढ़िया व्यू है इस पर रहे। पावर ग्रिड, ये भी देखिए सरकारी कंपनी है सर, पावर ग्रिड। मैं हमेशा सरकारी कंपनी के बारे में बोलता हूँ, प्रॉफिट कब देगा पता नहीं, लेकिन लॉस नहीं देगा, हमेशा याद रखिए। ये आपको प्रॉफिट कब देगा चार्ट पर ये पता नहीं, लेकिन लॉस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये बीच बीच में डिविडेंड भी ना, झोली छप्पर फाड़ के डिविडेंड, ये सारी सरकारी कंपनियां क्या होती हैं, डिविडेंड बहुत अच्छे तरीके से देती है। और अभी पावर कंपनियों में खासकर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा, टाटा पावर, अडानी पावर, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो एक तो छोटे प्राइस का बेचारा स्टॉक भी है और मूवमेंट भी आ रहा है। मूवमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि गर्मी का सीज़न है, पावर में ऐसे भी काम होता है गर्मी के टाइम में। तो आप देखिए ये लगभग 52 वीक हाई के पास पहुंच गया। और दूसरी बात है कि अब आपको इसमें बोनस भी मिल, क्या बोनस मिल रहा है ना, हाँ बोनस भी मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये स्टॉक इन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। मैं सबको बोलता हूँ कि जो भी ये सारी कंपनियां, ये आप कभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए मत लीजिए, ये आप एफडी के तौर पर लीजिए। एफडी, जैसे एफडी में 6% रिटर्न मिलते हैं ना, ये आपको 6% से ज़्यादा रिटर्न सालाना देगा, 10% देगा, 12% देगा, 9% देगा, सालाना आपको ये दे सकता है। अगर सालाना की बात करें तो इस हिसाब से पावर ग्रिड को आप क्या करिए, ट्रेडिंग के व्यू से मत देखिए, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखिए। मैं आपको इसका अगर दिखाना चाहूँ रिटर्निंग, तो शायद ये 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पावर ग्रिड है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि आप इसको एफडी के तौर पे देखिए, फिक्स डिपॉजिट, तो 1 साल के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट किया होगा तो 50% का रिटर्न मिल गया होगा। बैंक आपको 6% का रिटर्न दिया, इसने 50% का दिया। अभी चूंकि मार्केट में रैली आई तो ज़्यादा दिया, काट पीट के अगर कम से कम नॉर्मल भी चलेगा तो 15-20% का रिटर्न पावर ग्रिड लगभग दे देता है। तो इस तरीके से ना आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, एफडी के तौर पर देखिए, ट्रेडिंग व्यू से कभी मत देखिए। इसमें ट्रेडिंग नहीं करना, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहें, दिस इज गुड स्टॉक, बढ़िया स्टॉक। और बोनस, हमेशा अगर बोनस आता है तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बाद प्राइस में आता है फ्लैक्चुएशन, नीचे की साइड में प्राइस आता है तो फिर लोगों का नीचे के भाव से क्या होता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। मार्क्स एंड फार्मा, अभी फार्मा सेक्टर में तो बूम ऐसे भी आया हुआ, मार्क्स एंड फार्मा तो ऑलरेडी मैंने भी दिया हुआ था। और मार्क्स एंड फार्मा चूँकि छोटे प्राइस का स्टॉक है, लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है। और कोई बड़ी अगर म्यूचुअल फंड लेता है अगर हाउस, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ चीज़ें चल रही है, पॉजिटिव चीज़ें चल रही है, जिसको हो सकता है उस म्यूचुअल फंड हाउस ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि इसके पास न्यूज़ रहता है। इन लोगों के पास क्या रहता है, अंदर की खबर रहती है ना, इनसाइड स्टोरी इन लोगों के पास रहती है, ये लोग पता कराते रहते हैं। तो हो सकता है कि इस मार्क्स एंड फार्मा में इनको कुछ अंदर की खबर मिली हो, जिसके वजह से ये ग्लेनमार्क फार्मा में पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये बायोकॉन में पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये मार्क्सन में लगा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव होगी तभी तो ये अपना पैसा लगा रहा होगा, अदरवाइज बर्बाद करने तो आएगा नहीं ये। तो मेरा ये तीनों ही स्टॉक्स पे, खासकर ये पावर ग्रिड पर काफ़ी पॉजिटिव व्यू है और टाइड वाटर पे भी काफ़ी पॉजिटिव। इसका एक और पार्टनर है एंड्रयू यूल, टाइड वाटर का एक पार्टनर है एंड्रयू यूल, और ये सब जो है सरकारी कंपनी है ना, पीएसयू कंपनी है। तो इस स्टॉक्स पे भी मेरा पॉजिटिव व्यू है, टाइड वाटर पे भी पॉजिटिव व्यू है। और डिविडेंड बोनस देने के बाद थोड़ा सा प्राइस में नीचे की तरफ फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन उसके बाद वो फिर एडजस्ट कर जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी आपको ये दे के जाएगा स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ मेरा व्यू आप तक पहुँच गया होगा और आपका व्यू मेरे तक पहुँच जाएगा कमेंट सेक्शन के द्वारा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है दिल्ली से अमित कुमार लिख रहे हैं, डाटा मैट्रिक्स को बाय किया है 156 पर शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए ठीक है, क्या टारगेट मिल सकता है? डाटा मैट्रिक्स इन्होंने लिया हुआ, चेक करते हैं डाटा मैट्रिक्स ग्लोबल 156 पे लिया है।
156 पे, ओके। अभी तो सर 151 हो गया, आपने 156 पर लिया है और अभी जहाँ पर से आपने लिया एग्जैक्ट उसी प्राइस से वो गिर गया। देखिए अब इसके सबसे पहले तो आप टारगेट को छोड़िए, पहले तो आप स्टॉप लॉस पकड़िए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 135 रुपये का। ध्यान से सुनिए, आपको एक स्टॉप लॉस पकड़ना पड़ेगा, एसएल पकड़ना पड़ेगा 135 रुपये का। यहाँ पे आपको एसएल लगाइए। आपका जो प्राइस है, योर प्राइस, जब तक आपका प्राइस वो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, तब तक डाटा मैट्रिक्स थोड़ा सा दिक्कत में पड़ सकता है। यानी इसको वापस से आपका प्राइस 156 को ब्रेक करना होगा डाटा मैट्रिक्स को, तभी ये फिर अपसाइड जाने के चांस बनाएगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं पिछले बार भी उसी जगह से रिजेक्शन हुआ, 1 2 3 और इस बार 4। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डाटा मैट्रिक्स, देन आपको अच्छा पोजिशन बनेगा। 180 तक के टारगेट फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो ये रहा आपके सवाल पे मेरा जवाब। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल उठाता हूँ और अगला सवाल तो अमित जी समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल बढ़ूंगा। दीपक जी बेंगलोर से लिख रहे हैं कि कैनरा बैंक को 200 शेयर खरीदा है 164 के भाव पे, 160 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 160 के ऊपर कैनरा बैंक ऑलवेज पॉजिटिव, 160 के ऊपर निकलता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 170 175 के टारगेट मिलते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 100 शेयर को लिया 136 के भाव पे, यस्टरडे यानी फ्राइडे को इन्होंने लिया है। व्हाट इज योर व्यू फॉर 2 वीक्स। आईओसी को परचेस किया है, ठीक है, सरकारी कंपनी। आईओसी सेल सरकारी कंपनी, कैनरा सरकारी कंपनी, ठीक है। अपोलो टायर एक लिया हुआ है करेंट प्राइस पर, और सन फार्मा को 700 है, सन फार्मा 700 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये सारे स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं। तो कैनरा बैंक, मैं हमेशा कैनरा बैंकिंग स्टॉक्स में हमेशा बताता रहता हूँ कैनरा बैंक के बारे में कि भाई जब भी कैनरा बैंक 160 के ऊपर जाए ना, बाय कर लो और 170 के टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा 160 के ऊपर जाने पर। देखिए ये जब भी 160 जाता है 165 तक आता है, फिर वहाँ से रिजेक्शन हो जाता है। आपने खरीदा है 165 के आसपास में, एक स्टॉप लॉस पहले आपको पकड़ना पड़ेगा। ऑलवेज 160 के ऊपर ये पॉजिटिव होगा, लेकिन वह भी 160 के नीचे है। तो जब ये 160 के नीचे है तो 160 के नीचे कमजोर भी तो होगा। तो आप एक स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, पहले 150 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगेन ये वापस 160 को ब्रेक करता है और करना भी चाहिए, अभी थोड़ा सस्टेन कर रहा है, करना भी चाहिए। बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा तो इस स्टॉक्स में भी मूवमेंट आना चाहिए। देन ये आपको 165 170 और 175 तक के टारगेट कैनरा बैंक आपको दिखाएगा। सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो मूवमेंट है सेल में और आपने सेल को पकड़ा है कितने के भाव पे, 136 के भाव पे, उसी के आसपास में प्राइस चल रहा है। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस आप एक बार मेंटेन करके चलेंगे। अब इसका लोएस्ट पॉइंट स्विंग लो लगा लीजिए 120 रुपये का, टारगेट 150 रुपये का वेट कर सकते हैं सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। आईओसी की बात करें तो आईओसी को भी आपने लिया है लगभग 100 शेयर, कितना 100 शेयर ही लिया 118 के भाव पे, 15 दिन के हिसाब से आपने लिया है। चलिए आईओसी बढ़िया है सर। अभी इसमें 15 दिन में तो इसका देखिए होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से बोलूँ तो जब तक ये ऊपर की साइड में ना 120 को ब्रेक नहीं करेगा ना दीपक जी, ये मुश्किल है इसका। 120 के ऊपर अगर ये नहीं निकला तो वो 118 भी कम से कम काट दे, 119 भी तो मज़ा आएगा, 125 से 28 के टारगेट आएंगे। लेकिन अगर गलती से भी इसने 112 को नीचे ब्रेक कर गया ना तो 110 पर आ जाएगा। तो एक स्टॉप लॉस आप पकड़ लीजिए 110 रुपये का, और टारगेट ऊपर 130 का वेट करेंगे। अगर ये 118-19 को ब्रेक करेगा तब आगे बढ़ूंगा। आईओसी के बाद अपोलो टायर्स बने रही है, अपोलो टायर्स में, और सन फार्मा, ठीक है। अपोलो टायर्स और सन फार्मा बढ़िया है सर। आपने सन फार्मा लिया है, सबसे पहले हम लोग सन फार्मा देखेंगे 700 के। अच्छा आपने पहले पकड़ा हुआ है, आपने अभी नहीं लिया है, ठीक है, आपने पहले से लिया हुआ है। तो सर एक स्टॉप लॉस तो लगाया ही होगा 650 रुपये के आसपास का। वापस से अब ब्रेक करेगा 695 690 कम से कम, तब इसका ठीक ठाक होगा। अदरवाइज ये जो जोन बन गया ना, एक जोन बन गया साइडवेज जोन, इस साइडवेज जोन को ब्रेकआउट चाहिए। 690 को कम से कम कटेगा तो जाके आपको 700 710 के टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज 650 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं आप। अपोलो टायर, चलिए अपोलो टायर को चेक करें हम लोग ज़रा। या और आपने अपोलो टायर को किस प्राइस पे लिया है सर? आपने लिया है करेंट प्राइस में। अच्छा, कैन वी बाय एट करेंट प्राइस, करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं अपोलो टायर को, ये बहुत बढ़िया। अपोलो टायर को करेंट प्राइस पे तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको कहूँगा कि कम से कम आप 245 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करिए। अपोलो टायर को 245 के ऊपर निकलने दीजिए, तब पोजीशन करिएगा 260 के टारगेट के लिए। अभी इस जगह पे नहीं करना है, 245 के ऊपर निकलेगा तब। तो उम्मीद है दीपक जी को भी सवाल का जवाब मिल गया होगा।
कृपया वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, आगे बढ़ूंगा। और जसपाल सिंह साहब गुरदासपुर पंजाब से लिख रहे हैं, एक्चुअली इनका सवाल नहीं, शिकायत है शायद, कि क्या लिख रहे हैं कि 11 जून को USD INR में फायर्स और अप स्टॉक के 5 मिनट और 1 आवर के चार्ट पर काफ़ी डिफरेंट है, प्लीज़ चेक। हाँ, मैंने देखा, आपने 2 चार्ट भेजे थे गुरदास जी, मैंने देखा दोनों के चार्ट। या मुझे ही ऐसा लग रहा है USD INR लॉस भी हुआ चार्ट के कारण। देखिए, अगर ये आप लाइन लिख रहे हैं ना कि चार्ट के कारण अगर आपको लॉस हुआ, अगर आप सोचिए कि अगर प्रॉफिट हो जाता, आप जिस चार्ट को फॉलो कर रहे थे, ध्यान से सोचना है ये छोटा सा बात को, आप जिस भी चार्ट को फॉलो कर रहे थे, चाहे वो फायर्स का रहे चाहे आप स्टॉक का, और उसके वजह से और आपको उस दिन प्रॉफिट हो जाता, फिर आप क्या करते सर, जरा सोचिए क्या करते। तब आप ये कहते हैं कि चार्ट की वजह से प्रॉफिट हुआ, नहीं कहते आप कहते हैं कि आपको अपनी एनालिसिस की वजह से प्रॉफिट हुआ। तो ये दिस इज ना रॉन्ग वे, ये तरीका गलत है मेरे ख्याल से गुरुराज जी, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसको दूसरी तरफ से सोचिए कि अगर आपको उसी की वजह से प्रॉफिट हो जाता तो आप क्या कहते कि चार्ट की वजह से प्रॉफिट हुआ, नहीं, आप कहते हैं आपके अपने एनालिसिस की वजह से प्रॉफिट हुआ। तो आप कोई सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं ना, किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हैं, किसी भी टर्मिनल को फॉलो करते हैं, तो आप उसको उस पर बिलीव करिए, क्योंकि हर एक के साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच है, चाहे वो एक्सिस हो जाए, चाहे HDFC सिक्योरिटी हो जाए, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो जाए, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो जाए, चाहे 5 पैसा हो जाए, चाहे फायर्स हो जाए, चाहे अपस्टॉक हो जाए, चाहे जेरोधा आ जाए, सबके साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच है। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है गुरदास जी, हमारे और आपके साथ, कि हम लोगों को किसी ना किसी ब्रोकर के साथ ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि खुद तो ब्रोकर नहीं बन सकते ना, किसी का तो टर्मिनल यूज़ करेंगे, तो जिसका भी टर्मिनल यूज़ करेंगे उस पर बिलीव करके चलना पड़ता है कि उसका टर्मिनल सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे, आप उस पर ट्रेड तो करना ही है उसके साथ, तो जब बिलीव ही आप नहीं करेंगे, ये मानेंगे नहीं, तो क्या होगा कि हमेशा मन में डाउट आता रहेगा। तो आपको कभी ना कभी जेरोधा का चार्ट भी खराब लगेगा और कभी फायर्स का चार्ट लगेगा, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें आती है मेरे पास, ये चीज़ कि जेरोधा में अलग दिखा रहा है, फायर्स में अलग दिखा रहा है, अप स्टॉक में कभी कभी तो तीनों में अलग दिखाता है, इसमें कुछ अलग दिखा रहा है, उसमें कुछ अलग और कुछ में इसे। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि सही कौन है, सही कौन है? तो सिंपल सी बात है भाई, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वही सही है, एकदम सीधी सी समझिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं समझेंगे ना तो हमेशा तकलीफ होती रहेगी, पेन होता रहेगा आपको हमेशा लगेगा अरे वो सही है या ये सही है वो सही नहीं। अभी आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, जिसके हिसाब से ट्रेड लिया, उसको बिलीव कर लीजिए कि वो सही है और ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। सिंपल से समझिए, स्टॉप लॉस कटा, आके बाहर हो जाइए, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट हो जाता आपको तो आप ये नहीं कहते कि चार्ट के वजह से प्रॉफिट हुआ, आप कहते हैं आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। तो जब लॉस हुआ तो ये मान के चलेंगे हम लोग कि हमारा एनालिसिस ही उस दिन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर टर्मिनल हम ठीक नहीं कर सकते, आपको पता है ना, आप भी टर्मिनल ठीक नहीं कर सकते, मैं भी टर्मिनल ठीक नहीं कर सकता, कोई टर्मिनल ठीक नहीं कर सकता। तो जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे क्या है वो सही है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई यही दिख रहा है, यही सही होगा। कंपेयर करना है कि हाँ अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो मार्केट आवर के बाद हम लोग कंपेयर करते रहेंगे। लेकिन याद रखिए जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो किसी एक को पकड़ के चलना होता है, क्योंकि अगर 2-3 को जहाँ पकड़ लेंगे तो एक में बोलेगा ऊपर, एक में बोल देगा नीचे, क्योंकि उन लोगों को भी टेक्निकली चलना पड़ता है, उन लोगों के पास मशीन है ना, उन लोगों के पास भी मशीन है। और आप देखते होंगे कभी जेरोधा हैंग हो जाता है, कभी अप स्टॉक हैंग हो जाता है, तो कभी फायर्स हैंग हो जाता है, कभी पता चला 5 पैसा चला गया, कभी कहता है एंजल ब्रोकिंग में थोड़ा सा इशू आ गया। यानी सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा हुआ है। और करना तो भाई हम लोग को ट्रेड है ही, तो किसी न किसी के साथ, ब्रोकर के साथ तो ट्रेडिंग टर्मिनल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जिसका भी यूज़ कर रहे हैं उससे मैं मान के चलते हैं कि वो सही है। अगर हमारा एसएल कट गया तो हम ये मान लेंगे कि आज हमारा एनालिसिस गड़बड़ हो गया था, क्योंकि अगर उस टाइम हम ये मिलान करने लग गए कौन सही है कौन गलत, तो सर ट्रेड कब करेंगे ये बताइए? क्योंकि मिलान करने में ही रह जाएंगे और पता करने में रह जाएंगे, तो ट्रेड ही नहीं हो पाएगा ना। तो ये मान के चलते हैं हम लोग कि भाई कुछ ना कुछ सबके साथ टेक्निकल इशू है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वही सही है, गलत सलत वो मार्केट आवर के बाद हम लोग देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है गुरदास जी। लेकिन ये चीज़ें हो गया कि चलिए ठीक है, अलग अलग चार्ट दिख रहा है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। कभी आपको लगेगा कि जेरोधा का गड़बड़ हो गया, ऐसा आपको आएगा, क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं कंप्लेन कि भाई सर जेरोधा में अलग दिखा रहा है, उसमें अलग दिखा रहा है, कौन सही है? सही दोनों है अपने जगह पे, क्योंकि दोनों अपने अपने सिस्टम को यूज़ कर रहा है, दोनों अपने अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा है, दोनों सही है अपने अपने जगह पे, ठीक है। क्योंकि हम जिसको एक बार में एक ही को देख सकते हैं, हम लोग एक बार में एक ही का चार्ट देख के ट्रेड कर पाएंगे, 4 जगह चार्ट देखेंगे तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे ये जसपाल साहब। तो इस बात को हम लोग मान लेते हैं। हाँ, अब है कि आप
चार टर्मिनल यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूज़न हमेशा पैदा रहेगा। मैं कहूँगा कि आप एक टर्मिनल यूज़ करिए ट्रेडिंग के लिए बस, और उसको फॉलो करिए। जिस दिन प्रॉफिट हुआ अपना एनालिसिस, जिस दिन लॉस हुआ अपना एनालिसिस। प्रॉफिट लॉस वो पार्ट का काम है कि वो चार्ट के कारण हो जाना, तो चार्ट के कारण सर कभी लोग कहते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ, कभी नहीं कहता है लोग, कहता है लोग मुझे मेरी एनालिसिस के कारण प्रॉफिट हुआ, कभी ये नहीं कहता कि चार्ट के कारण प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो आप लिख रहे हैं चार्ट के कारण लॉस हुआ, ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात होगी। यकीन जानिए ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है, इसको अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि आप फिर मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि चार्ट के कभी कोई चार्ट को नहीं देता है क्रेडिट कि उसको चार्ट की वजह से प्रॉफिट हुआ। हमेशा लोग अपने आप को क्रेडिट देता है कि उसको अपनी एनालिसिस से प्रॉफिट हुआ। तो जब आप चार्ट को क्रेडिट नहीं देते हैं तो चार्ट को लॉस होने का दोष भी मत दीजिए, सीधी सीधी मान के चलेंगे कि हमारा एनालिसिस गड़बड़ हो गया। ट्रेडिंग टर्मिनल इशू होता है, टेक्निकल इशू, मोबाइल भी हैंग हो जाता है। आप अच्छा मोबाइल खरीदते हैं ना, वो भी हैंग होता है, तो टेक्निकल ग्लिच आता है, वो आता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, वो चलता रहता है। वो सबके साथ है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसी एक को आप पकड़ के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान के चलते हैं वही सही है, तो इस तरह से मान लेंगे ना तो थोड़ी सी तकलीफ भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा दिल में। नहीं तो वो पेन बना रहेगा, अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार वैसा हो गया, काश हम इसको देखते, काश हम उसको देखते। ये सबके साथ पेन होता रहता है। कभी कोई एक से संतुष्ट नहीं हो पाता है ना, कभी किसी एक के साथ वो उसको रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता। तो किसी एक के साथ टिकेंगे, उसी को फॉलो करेंगे, उसी को मानेंगे, तो उसी के हिसाब से फिर हमारे सारे काम बनेंगे। टेक्निकल ग्लिच मान के चलिए सब में होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है। मेरी इन बातों का अदरवाइज नहीं लीजिएगा, अगर अदरवाइज कोई तकलीफ हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। चलिए अगला सवाल तरफ बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ दोस्तों। मयंक जी जूनागढ़ गुजरात से लिख रहे हैं, मैं सही सवाल जा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है। मयंक जी जूनागढ़ गुजरात से लिख रहे हैं, अगला सवाल है कि होप यू डूइंग वेल। थैंक यू सर। आपने एक वीडियो में गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बताया, बाद में मैंने पोजीशन लिया उसमें 860 पे, आप टारगेट क्या रख सकते हैं? मैंने गोदरेज कंज्यूमर के बारे में जैसा एक्सप्लेन किया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा हो, जैसा एक्सप्लेन किया था डिट्टो गोदरेज कंज्यूमर ने वैसा ही अपने आप को मूव किया है ना। मैंने कहा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है गोदरेज सीपी में, और वहाँ से वो रिजेक्ट होकर उसके हेड के ऊपर आएगा, और हेड पर आने के बाद वापस वहाँ से बाउंस करेगा, और वहाँ पर से एक पोजीशन बनाया जा सकता है। बिल्कुल मैंने वैसे ही कहा था। चार्ट पे चल के देखेंगे 860 पे आपने लिया है, तो चलिए पहले हम गोदरेज कंज्यूमर को ही यहाँ पे देखेंगे। देखिए गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट को मैं लगा रहा हूँ, गोदरेज सीपी, और गोदरेज सीपी आ गए, और मैंने एकदम जैसे बताया था बिल्कुल डिट्टो वैसे ही हुआ था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर निकला तो आपको प्रॉफिट हुआ। अब वो जब गिर रहा है तो वो कहाँ आके टिकेगा, मैंने ये बताया था। मैंने कहा था कि ठीक इसके हेड पर आके ये रुक जाएगा, इसके हेड पर आके रुक जाएगा। देखिए यहाँ पर एकदम इसी के पास में रुका, और यहीं से फिर ये रिटर्निंग लेगा, बाउंस करेगा। आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए, 825 से 30 के ऊपर बनाना चाहिए। मैंने ये साफ बोला था उस वीडियो में, है ना। 830 के ऊपर आप पोजीशन बना सकते हैं। देखिए 830 के पास भी अगर पोजीशन बनाया किसी ने तो 906 रुपये का इसने हाई लगाया, 907 रुपये का, तो यहाँ से भी इसको अच्छा प्रॉफिट बन गया, 70 पॉइंट के प्रॉफिट बन गया। आपने 860 पर लिया, अब तब भी आपको 40 पॉइंट बन चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए। 40 पॉइंट के प्रॉफिट आ रहे हैं, आप ज़रूर प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपको दोबारा पोजीशन बनाना हो तो जब ये नीचे की साइड में गिरे और 870 के आसपास आ जाए, और वहाँ से जब ये बाउंस करेगा तब फिर पोजीशन बनाएंगे। लेकिन फिलहाल इस जगह पे एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको गोदरेज सीपी में। दूसरा क्वेश्चन है कि बोर्डल केमिकल, तो जो एनालिसिस करता हूँ वो बिल्कुल चार्ट के हिसाब से करता हूँ, और मैं मान के चलता हूँ कि जो चार्ट मैं देख रहा हूँ वो उस वक्त सही है। मैं फायर्स फॉलो करता हूँ, मैं फायर्स के चार्ट को ही मान के चलता हूँ कि हाँ भाई फायर्स हमारा सही है, ठीक है। क्योंकि 5 चार्ट देखने लग जाऊँगा ना तो कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, 5 टर्मिनल जहाँ देखने लगूँगा कि कौन सा चार्ट देखना है, तो ये कन्फ्यूज़ कर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप किसी एक चार्ट को पकड़िए, उसको फॉलो करिए। बोर्डल केमिकल आपने लिया हुआ है सर, 102 पे लिया है, ओके। तो आपने 102 पे लिया है बोर्डल केमिकल को, 102 पर लिया है, तो 110 चल रहा है। स्टॉप लॉस आप 100 का आप लगाएंगे फिलहाल, 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि नहीं 100 रुपया बड़ा हो जाएगा तो आप 105 पे स्टॉप लॉस लेके आ जाइए, कम से कम 3 पॉइंट आपका प्रॉफिट वहाँ पे कवर हो जाएगा। 114 के ऊपर निकलेगा तो ये 120 तक के टारगेट आपको बोर्डल केमिकल दिखा सकता है। 114 के ऊपर निकलेगा तब इस कंडीशन में 103 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं मयंक जी।
और ये गोदरेज सीपी में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए वहाँ पे। आगे बढ़ूंगा। विशाल गावरा जी पुणे से लिख रहे हैं अगला सवाल। इनका सवाल है ये, देखिए इन सारे लोगों ने अपने सवाल मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग के थ्रू भेजा है। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का। गूगल प्ले पे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करें, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। ये लिख रहे हैं विशाल गावरा साहब कि मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। मैंने आपके स्विंग ट्रेडिंग वाले कॉल में प्रॉफिट अर्न किया, आपके सारे कॉल ब्लास्ट करते हैं। मैंने कुछ बाय किए, सारे तो नहीं कर पाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका वेलकम है सर। मेरे पास कुछ स्टॉक शेयर की होल्डिंग है, जैसे फर्मेंटा बायोटेक 50 लिया है क्वांटिटी, एस्ट्राजेनिका 5 क्वांटिटी है, बिलीस जीवीएस 100 लिया है, आरएस सॉफ्टवेयर 200 लिया है, गैब्रियल इंडिया 100 लिया है, त्रिवेणी शुगर 100, उत्तम शुगर 100 और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 1000 क्वांटिटी उठाया हुआ है। अलग अलग भाव पे, कोई है 200 के भाव पे, कोई 3950 के भाव पे, कोई 200 के भाव पे, कोई 30 के भाव पे, इस तरह से। सर मैं लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकता हूँ, प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए लॉन्ग टाइम में इनका फ्यूचर के लिए कैसा है ये, या किस शेयर में से एग्जिट करना प्लीज़ गाइड करें। देखिए आप पहले तो 2 शुगर कंपनी आपने रखा है, 2 शुगर कंपनियां रखा है, दोनों का प्राइस भी लगभग सेम है। एक शुगर कंपनी से एग्जिट कर जाइए, त्रिवेणी शुगर और उत्तम शुगर। आप एक सेक्टर के एक स्टॉक ही रखें, एक सेक्टर के एक ही स्टॉक रखें। देखिए इसके रीज़न समझिए, अगर वो सेक्टर खराब हो जाता है, मान लेते हैं किसी कारण, तो दोनों शेयर की आपकी पिटाई होगी, आपकी दोनों शेयर की पिटाई हो जाएगी। अगर आप एक शेयर का एक सेक्टर का एक शेयर रखते हैं तो एक ही कंपनी का पिटाई होगा आपके पोर्टफोलियो में। अगर 2 रखेंगे तो दोनों का पिटाई हो जाएगा, इससे आपका पोर्टफोलियो का लॉस बढ़ सकता है या प्रॉफिट कम हो सकता है। तो सबसे पहले तो त्रिवेणी शुगर उत्तम शुगर में से किसी एक को आप रखिए। दोनों कंपनियां अच्छी है, त्रिवेणी शुगर भी और उत्तम शुगर भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है विशाल जी, क्यों आपने जो ये त्रिवेणी शुगर लिखा ना, एक्चुअली इसका स्टॉक का नाम त्रिवेणी शुगर नहीं है। ये जो कंपनी है ना त्रिवेणी शुगर, इसका ओरिजिनल कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपने त्रिवेणी इंजीनियरिंग का स्टॉक खरीदा होगा, त्रिवेणी शुगर का नहीं खरीदा होगा, क्योंकि त्रिवेणी शुगर करके स्टॉक लिस्ट ही नहीं है बल्कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिस्ट है। उसके अंदर वो शुगर बनाती है, केमिकल बनाती है, आप चेक कर लें। तो ये शायद आपने त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिया है 110 के भाव पे, है ना, 100 क्वांटिटी। उत्तम शुगर, तो दोनों में से आप त्रिवेणी भी रख सकते हो, उत्तम, दोनों ही बढ़िया हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने त्रिवेणी शुगर 110 पे लिया है, फिलहाल हम लोग एक एक करके चेक करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो फर्मेंटा बायोटेक 200 के भाव पे 50 क्वांटिटी लिया है। तो चलिए एक बार हम लोग फर्मेंटा को चेक कर लेंगे कि फर्मेंटा क्या कर रहा है चार्ट पर। इसके लिए मुझे चार्ट खोलना होगा फर्मेंटा का। फर्मेंटा, चलिए यहाँ आ गया फर्मेंटा बायोटेक, बढ़िया, एक्स ग्रुप की कंपनी। सर इसको रख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्मेंटा चार्ट इसके अच्छे हैं, चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्मेंटा आप बिल्कुल रखिए। आपने 200 के भाव पे लिया है, 200 के भाव पे ही फर्मेंटा को खरीदा है, 323 का भाव चल रहा है ना, 200 के भाव पे लिया 323 चल रहा है, तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में। फर्मेंटा में चार्ट भी बढ़िया है, आप बने रहिए फर्मेंटा। अगर ये 340 को ब्रेक करता है तो फर्मेंटा आपको और भी अच्छे लेवल 375 से 400 तक का लेवल दिखाएगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहें तो 300 का एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। एस्ट्राजेनिका लॉन्ग टर्म रखे रहिए। एस्ट्राजेनिका सर बहुत बढ़िया स्टॉक है फार्मा की, और चूँकि लीडर है एस्ट्राजेनिका, अपने आप में लीडर है, तो बिल्कुल रखना चाहिए आपको। और उसे भी ज़्यादा चूँकि क्वांटिटी भी नहीं है तो कोई ऐसे टेंशन भी लेना नहीं। 3950 रुपये पे आपने खरीदा है, 3780 चल रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गिरा हुआ है, आपको लग रहा होगा ये गिरा हुआ है, लेकिन उतना कोई खास दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 3500 के आसपास का है कि स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर जब तक ये 3950 को ब्रेक करेगा, कम से कम 3900 को भी ब्रेक करे तो मज़ा आ जाएगा, तब मूवमेंट 4100 तक के मिलेंगे एस्ट्राजेनिका में। एस्ट्राजेनिका के अलावा बिलीस जीबीएस है, आरएस सॉफ्टवेयर है, तो बिलीस जीबीएस को, बिलीस जीबीएस भी शायद फार्मा कंपनी है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बिलीस जीबीएस है ना, हाँ वही फार्मा ही, तो ठीक है। आपने लिया है सर बिलीस जीबीएस को 100 के भाव पे, 114 चल रहा है, ठीक है सर, होल्ड रखिए बिलीस जीबीएस में, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ऊपर 120 को ब्रेक करेगा तो आपको 130 तक के टारगेट देगा। लॉन्ग टर्म भी रखना चाहें तो, लेकिन दिक्कत क्या ना, आपने एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स उठा लिए, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया। आपने बिलीस भी लिया है फार्मा का, एस्ट्राजेनिका भी लिया है फार्मा का, एक वो कौन है फर्मेंटा बायोटेक, वो भी फार्मा का ही है। तो ये एक सेक्टर, क्योंकि जब पिटाई होगी ना, आप समझिए सर, जब पिटाई होगी ना तो उस पार्टिकुलर किसी एक सेक्टर की, तो अगर ज़्यादा स्टॉक उस सेक्टर से रहेगा तो
तो आपको उसमें से ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा या प्रॉफिट कम होना, बहुत तेज़ी से कम होना, क्योंकि सारे से वो सेक्टर अगर गिरेगा तो उस सेक्टर के लगभग सब स्टॉक गिरेंगे नीचे ना, समझिए। तो कभी भी जब भी पोर्टफोलियो बनता है ना तो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए, और एक सेक्टर से 1 से 2 स्टॉक रखें, ज़्यादा मत रखें। मैं तो चाहता हूँ एक सेक्टर से एक ही स्टॉक लोग रखें तो ज़्यादा बढ़िया है ना। अगर ज़्यादा रख लेंगे तो वो पिटाई ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, बढ़ेगा भी तो वैसे ही बढ़ेगा सब, लेकिन याद रखिए कि जब घटेगा तो उसी ढंग से तो वो भी घटेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ें। और बिलीज भी ठीक है, चार्ट के हिसाब से बढ़िया है। RS सॉफ्टवेयर, अभी RS सॉफ्टवेयर में मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है। मैं कल RS सॉफ्टवेयर के चार्ट देख रहा था, मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है RS सॉफ्टवेयर। आपने 30 के भाव पे लिया है और 45 चल रहा है। चलिए तो बढ़िया है। मैं कल देख रहा था इसके चार्ट को, एक्चुअली मैंने देखा था तो परसों ही था, मतलब थर्सडे के आसपास में, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि इतने कॉल में दिया हुआ था ऑलरेडी, समय अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था, तो कितने कॉल देता रहूँ। ये ठीक है, बने रहिए अभी RS सॉफ्टवेयर में, आप बने रहिए और होल्ड करके रखिए। 35 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए उसमें। गैब्रियल इंडिया, ये भी सेम वही शायद है। गैब्रियल क्या चीज़ काम करती है? गैब्रियल शायद IT कंपनी है ना, गैब्रियल इंडिया शायद नहीं, IT नहीं, शायद मेरे ख्याल से ऑटो आंसलेरी कंपनी है गैब्रियल इंडिया। हाँ याद आ गया, ऑटो आंसलेरी कंपनी है ना। तो यानी ये ठीक है सर, ये ठीक है। फिर आपने ऑटो आंसलेरी को भी रखा है, ये बढ़िया है। और आपने किस भाव पे लिया ये चेक कर लें। गैब्रियल को 130 के आसपास में लिया है, तो क्या प्राइस के हिसाब से क्या दिख रहा है मुझे, 130 पे लिया है। थोड़ा सा सर वही प्राइस 135 के आसपास का एक हेवी रेजिस्टेंस बना रहा है, वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा ब्रेकआउट आ जाए गैब्रियल इंडिया में तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 135 के ऊपर निकल जाए तब आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनेगा गैब्रियल इंडिया। इस कंडीशन में अभी जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो आप लगाएंगे 110 रुपये के आसपास का, 110 से 115 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और मेरे ख्याल से आप सेफ रहेंगे। 135 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट नया स्टार्ट करेगा गैब्रियल। उसके अलावा त्रिवेणी शुगर और उत्तम शुगर दोनों ठीक है सर। अगर आपने त्रिवेणी लिया है 110 के भाव पे तो चलिए, यानी त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एक्चुअली शुगर के नाम से नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग के नाम से होगा, इसके अंदर ही शुगर बनता है, केमिकल बनता है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और 110 पे आपने लिया, 185 चल रहा है तो इंजॉय करिए। 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर दीजिए इस समय में और बने रहिए इसमें। उत्तम शुगर आपने लिया है उसी भाव के आसपास में, 115 के आसपास में लिया है उत्तम शुगर। धामपुर शुगर, बहुत सारे शुगर कंपनियां हैं और यहाँ है उत्तम शुगर। चलिए 115 इसमें भी बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो 150 रुपये के आसपास का होल्ड रखिए स्टॉप लॉस। और मैं फिर से वही कहूँगा कि आप एक सेक्टर से एक स्टॉक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज़ गिरेगा तो सब एक साथ गिरेगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 11 के भाव पे लिया 1000। चलिए हम लोग हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन भी देख लें। ये अच्छा काम किया कि एक आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को रखा अपने पास, SCC को 11 के भाव पे लिया। इसी भाव पे सर ये थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, ये मूवमेंट द्वारा धीरे धीरे करेगा, लेकिन अभी मूवमेंट बन सकता है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में आगे आने वाले समय। 12 रुपये 13 रुपये को ब्रेक करेगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, यानी कि SCC। स्टॉक्स खराब नहीं है, मैं अगर बता दूं कि स्टॉक्स खराब नहीं है, स्टॉक्स है बढ़िया, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। छोटे प्राइस का स्टॉक है ना, मूव आने में वैसे ही टाइम लगेगा। सही स्टॉक है, स्टॉक खराब नहीं सेलेक्ट किया आपने, कोई भी स्टॉक आपका ख़राब नहीं है, ठीक है ना सर, कोई भी स्टॉक आपका ख़राब नहीं है। बस क्या है कि आपने एक सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक्स उठाए हुए हैं, 2-3 स्टॉक उठा लिया है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपका सारा स्टॉक बढ़िया है सर, बढ़िया। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। योगेश जी पुणे से लिख रहे हैं कि IRFC उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बर्गर किंग मेरे पास पहले से ही है होल्डिंग और मुझे सब में क्वांटिटी ऐड करनी है तो क्या करें। 3 से 5 साल का व्यू है सर, तीनों में पॉजिटिव व्यू है। IRFC में भी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, बर्गर किंग। ये तो मैं रिकमेंड इधर भी IRFC में किया था रिकमेंडेशन, बर्गर किंग करता ही रहता हूँ बिल्कुल। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस अभी नीचे के भाव पे अवेलेबल है भी। तीनों ही स्टॉक अच्छी स्टॉक है, चाहे वो IRFC हो जाए चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाए। जब भी डीप मिले, जब भी गिरावट मिले तो क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। बर्गर किंग आपने लिया हुआ है
और बर्गर किंग जब भी डीप मिले ज़रूर आपको लेना चाहिए, क्योंकि बर्गर किंग आज का स्टॉक नहीं है, बर्गर किंग आज से 5 साल बाद का स्टॉक है, ठीक है ना, 5 साल बाद का स्टॉक है। गिरावट मिलता है, अगर वापस 150-40 के आसपास मिलता है फिर ऐड कर लीजिए, यानी गिरावट पे आप बाय कर सकते हैं। ऊपर चला जाए तो छोड़ देंगे, फिर ऊपर से थोड़ा नीचे आए फिर बाय कर लेंगे। तो बर्गर किंग 5 साल के लिए स्टॉक्स है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम लोग बर्गर और पिज्ज़ा ही खाने वाले हैं। IRFC की बात कर लें तो IRFC में भी ब्रेकआउट है, सब कुछ है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, रेलवे की बेहतरीन कंपनी है IRFC, नो डाउट बेहतरीन कंपनी है IRFC। तो आप IRFC को अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो हमेशा याद रखिए कि बैंक में जितना पैसा आप रखते हैं FD में, उससे ज़्यादा FD से रिटर्न ज़्यादा देगा, हमेशा याद रखिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था सुरक्षित निवेश, भारत का भविष्य, FD से ज़्यादा रिटर्न, भारत का भरोसा करके, ऐसा मैंने बनाया था रेलवे की थीम पर, है ना। तो उसमें इस स्टॉक को भी मैंने शामिल किया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी बिलीव आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा IRFC पे। स्टॉक्स बढ़िया हैं, बिल्कुल बने रहिए। क्वांटिटी भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी अभी तो इसका तो खैर ये मूवमेंट अभी आ ही नहीं रहा है। एक्चुअली जिस तरह का मूवमेंट इसको करना चाहिए ना, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए ये है छोटे ग्रामीण बैंकों को, ये लोगों को लोन देती है, रूरल इलाके में ज़्यादा वर्क करती है, और लॉकडाउन लगा हुआ है, मामला सलट नहीं रहा है, अभी EMI मिल नहीं रहा है, तो इसके वजह से इसका काम धंधा थोड़ा सा बंद पड़ा हुआ है, मतलब कम चल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी पैसा में रिकवरी होने में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा इसका रिकवरी भी स्टार्ट होगा, इस स्टॉक में मूवमेंट भी आएगा, तो आप इसमें भी बने रह सकते हैं। डीप मिले तो क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं योगेश जी। स्टॉक्स खराब नहीं है, स्टॉक्स अच्छा है। अगला सवाल लेंगे, और अगला सवाल है मालसीरास सोलापुर महाराष्ट्र से अविनाश कठाले जी ने लिखा है अपना सवाल कि आई हैव बाय मदरसन सुमी 241.25 पैसे, 241 रुपये 25 पैसे पे लिया है। टाटा स्टील BSL को 96 पे लिया है। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? दोनों ही अच्छी कंपनियों को आपने लिया है, सबसे पहली बात तो बने रहिए दोनों ही कंपनियों में। मदरसन सुमी ऑटो आंसलरी की कंपनी है, आपने खरीदा 241.25 पे, भाव चल रहा है 244 पर। सर स्टॉप लॉस जो लगाना होगा ना आपको, स्टॉप लॉस आप 230 के आसपास का मेंटेन करिए। टारगेट 260 से 280 तक का आपको वापस जाता हुआ दिखाई देगा मदरसन सुमी, आप इस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। दूसरा है आपका टाटा स्टील BSL। सर मैंने कल टाटा स्टील BSL का वीडियो बनाया था, मैंने रिकमेंडेशन दिया है टाटा स्टील BSL में, आप देखेंगे तो मैंने उनको सेलेक्ट करके रखा है। ब्रेकआउट आया हुआ, ये मैंने साफ बताया था, 96 पे लिया है और उसी के आसपास का प्राइस है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 86 रुपीज़ का, टारगेट वेट करेंगे 110 से 120 के आसपास का टाटा स्टील BSL में। और अगला सवाल सुमित जी पुणे से लिख रहे हैं कि स्विंग ट्रेड व्यू, ओके थैंक यू स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के व्यू के लिए सुमित जी का है कि YFII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहे हैं वैरोक इंजीनियरिंग को बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है क्यों कर रहे हैं? तो ये तो पूछना पड़ेगा सर FII और म्यूचुअल फंड वालों से, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग चार्ट देखेंगे और उसके हिसाब से बात करें। देखिए अगर बात है कि वो क्यों खरीद रहा है, तो उन लोगों के पास एक तो नॉलेज ज़्यादा होती है, इस बात को तो आप हम सब मानते हैं, जानकारी अंदर की होती है ये भी आप मानते हैं, ठीक है, और मैं भी मानूंगा, मानना ही पड़ेगा, उपाय नहीं, क्योंकि बड़ा पैसा है उन लोगों के पास तो बड़ी जानकारी रखेगा। तीसरी बात, अगर वो बड़ा पैसा लगा रहा है, सर ध्यान से सुनिए, अगर वो बड़ा पैसा लगा रहा है इसका मतलब बड़ी जानकारी, बिग न्यूज़, बिग इंफॉर्मेशन आज का नहीं बल्कि आगे कुछ समय बाद का न्यूज़ उसके पास होगा, ठीक है, आगे कुछ समय बाद का न्यूज़ होगा, हो सकता है, तभी वो बड़ा पैसा लगा रहा है, और अदरवाइज वो इतना बड़ा पैसा लगाएगा नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर अभी देखिए ऑटो आंसलरी और कंस्ट्रक्शन, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पे मूवमेंट आ रहा है, आ चुका है और आगे आएगा भी। ऑटो तो वैरोक क्या है ना, वैरोक एक ऑटो आंसलरी कंपनी और देश की बड़ी कंपनी है वैरोक, बहुत ही बड़ी कंपनी। आपके गाड़ी में जो मिरर वगैरह लगता है ना, वैरोक बनाती है। मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट गाड़ी का वैरोक ही बनाती है, चाहे किसी का भी बाइक लीजिए लगेगा उसमें शीशा वगैरह जो है ना वैरोक का ही लगता है। तो ये जो है ना वैरोक एक बड़ी ऑटो आंसलरी कंपनी है। इसके चार्ट पे अगर मैं चार्ट के हिसाब से बताऊँ ना, तो चार्ट आप जानिए कि अगर चार्ट पे मैं तो चार्ट फॉलो करूँगा, तो चार्ट अगर मुझे इशारा करेगा अभी ये खराब रिजल्ट है, तो देखिए रिजल्ट अच्छा खराब से मत लगे, क्योंकि अगर बड़ा पैसा लगता है ना सर,
वो अगर बड़ा पैसा लगाता है तो वो 1 दिन के लिए नहीं लगाता है, 10 दिन के लिए नहीं लगाता है, वो लगाता है लंबे टाइम के लिए पैसा। वो तुरंत निकालेगा भी नहीं, वो होल्ड करेगा। और उस रिजल्ट खराब आया, उसको तो और अच्छा मौका मिल गया ना। रिजल्ट खराब आया, स्टॉक गिर गया, देखिए रिजल्ट खराब आया और स्टॉक ऐसा गिर गया, तो ये मत सोचिए। क्यों? क्योंकि इसी का उल्टा मैं आपको बाटा इंडिया दिखाता हूँ, जाके आप बाटा इंडिया को चेक करिए। रिजल्ट अच्छा खराब आया था, रिजल्ट खराब आया था। ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये खराब आया था रिजल्ट, और देखिए उसका मूवमेंट कितना ऊपर हो गया। तो रिजल्ट अच्छा आया तो ऊपर चला गया, रिजल्ट खराब आया तो नीचे गिर गया, ऐसा नहीं। इसका खराब आया था रिजल्ट, फिर भी इतना ऊपर क्यों गया? सोचिए जरा, इतना ऊपर क्यों गया? रिजल्ट खराब आया तो गिर जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि रिजल्ट अच्छा आया तो ऊपर चला जाएगा, रिजल्ट खराब आया तो नीचे चला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, रेयर ऑफ द रेयर कुछ स्टॉक्स ऐसा मैच करते हैं कि अच्छा रिजल्ट पे ऊपर भाग जाता है, खराब रिजल्ट पे नीचे गिर जाता है। देखिए ये लोगों ने उल्टा काम किया ना, तो सेम वही बात है, बाटा ने उल्टा काम कर दिया। वैरोक में अंदरूनी कुछ खबरें होगी सर जो एफआईआई को मालूम होगा, और एफआईआई जब भी पैसा लगाते हैं तो 1 दिन के लिए पैसा नहीं लगाते, उनका व्यू होता है लंबे टाइम के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखना चाहें, वैरोक काफ़ी कच्चे भाव पे अवेलेबल है। कच्चा भाव मतलब अच्छा भाव पे अवेलेबल है। वैरोक जिसमें आया था 975 के आसपास का इसका आईपीओ आया था, शायद मेरे ख्याल से 975 या 1675 के आसपास का। वहाँ से देखिए वैरोक नीचे आ गया है, काफ़ी नीचे आ गया। 1675 था, 1175, मैं बोला 1175 के आसपास में इसका आईपीओ आया था। अभी बहुत ही कच्चा भाव पे अवेलेबल है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखना है तभी इस स्टॉक्स में हाथ लगाइएगा। अगेन मैं बता दूं, अगर लंबा टाइम के लिए व्यू रखना है तो हाथ लगा दीजिए, क्योंकि स्टॉक अभी ट्रेंड इसका निगेटिव है। ट्रेंड क्या है? निगेटिव है ये, और निगेटिव हो सकता है क्योंकि हम लोग पैसा लगाएंगे छोटे समय के लिए, क्योंकि छोटा पैसा है तो छोटे समय में 10% डीप मारेगा, हाथ पांव हम लोग का फूल जाएगा। तो ये जगह हम लोग का सही नहीं है, ये जगह पैसा लगाने का सही नहीं है। हमें या तो ये इस लाइन के पास में मिले, जब ये यहाँ से बाउंस होता रहेगा ना तब हम पैसा लगाएंगे, तो स्विंग का कुछ पैसा हम लोग कमा पाएंगे। ठीक है, अगर हमें इसके पास में मिले 330-35 के आसपास में, जैसे यहाँ से गिरता है, यहाँ से बाउंस हो जाता है, तो ऐसे गिर रहा है फिर ऐसे बाउंस हो जाएगा, तो इस वक्त यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो थोड़ा रिस्क कम बनेगा। रिस्क तब भी होगा कि हो सकता है गिर के नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे रिस्क कम बनेगा क्योंकि एक चांस तो यहाँ से बनेगा बाउंस होने का, तब यहाँ पे हम पैसा लगाएंगे। इस जगह पर आप लगाएंगे ना तो ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, और तो हम वेट करेंगे 330 से 35 के आसपास का आने का तभी, या अगर ये 400 के ऊपर निकलता है तब पैसा लगेगा। यानी अगर आपको ये 335 के पास मिलता है तब लगाइए, या 400 के ऊपर निकलता है तब लगाइए। इसके बीच में अभी यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं बनेगा सर, मेरा ये व्यू है। वैरोक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, ये मेरा व्यू है। शॉर्ट टर्म में अभी लेंगे तो हो सकता है फंस जाएंगे। क्लियर समझ में आ गया होगा सुमित जी? अच्छा, दूसरा है आपका कि व्यू ऑन जुबिलेंट इनग्रेविया ऑलरेडी दिया हुआ है सर। आप मेरे शॉर्ट टर्म व पोजिशनल कॉल शायद फॉलो नहीं करते हैं, अगर वहाँ फॉलो करते होंगे तो जुबिलेंट इनग्रेविया दिया हुआ है मैंने। पीएफसी, मेडिक्योर, स्टेल होल्डिंग, गुजरात जीएसपीएल भी मैंने दिया हुआ है, गुजरात स्टेट वाला गैस वाला, पीएनसी इंफ्रा और फॉर स्विंग। तो ये सारे स्टॉक्स लगभग तो मैं ऐसे ही कवर कर लेता हूँ, ऐसे ही दे देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल कॉल। लेकिन शायद आप नहीं देखते हो तो अलग बात है, फिर भी समय की कमी होती है, ये तो मैं मानता हूँ। जुबिलेंट इनग्रेविया, चलिए, और यहाँ पे आ गए हम लोग जुबिलेंट इनग्रेविया। आपने लिया है या लेने वाले हैं? आप क्या है व्यू ऑन जुबिलेंट स्टेल? अच्छा चलिए, अभी आपने शायद लिया नहीं है, लेने वाले हैं, तो अभी ये जगह नहीं है लेने का सर। जुबिलेंट इनग्रेविया में बिल्कुल अभी ये जगह बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग रुकेंगे इसमें, क्योंकि स्टॉक्स के चार्ट अभी क्लियर कुछ बने नहीं। हमें या तो ये 625 के ऊपर मिले तब हम हाथ मारेंगे, या मुझे ये 500 के पास में मिले, 475 के पास में मिले तब फिर हाथ लगाएंगे। इस जगह पे बिल्कुल नहीं। पीएफसी इंफ्रा आपने लिया हुआ है या लेना चाहते हैं तो पीएफसी इंफ्रा तो ऑलवेज हमेशा अच्छा स्टॉक रहता है सर, है ना। पीएफसी जो है पावर फाइनेंस, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 135 के ऊपर निकलेगा तो 140 से 45 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं पीएफसी पावर फाइनेंस में। दूसरा स्टेल होल्डिंग है, वो भी शायद मूवमेंट कर रहा है। स्टेल होल्डिंग मेरे ख्याल से आ रहा है, स्टेल होल्डिंग जगह पर बिल्कुल है ना, मूवमेंट चार्ट में देख रहा था बिल्कुल। थोड़ा अगर आपने ले लिया है सर तो बने रहिए, नहीं लिया तो मिस हो चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि मूवमेंट ऑलरेडी बन चुका है। हो सकता है एक बार आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और ये वापस स्टॉक 95 के पास में आ जाए। अगर ये आपको 95 के पास दोबारा मिलता है बाउंस करता हुआ तभी लेंगे, अदरवाइज 104 के ऊपर लेंगे, 103 के ऊपर लेंगे, 105 110 के टारगेट के लिए स्टेल होल्डिंग में। आगे क्या है, मेडिक्योर और जीएसपीएल। जीएसपीएल तो सर आगे लंबा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जीएसपीएल में। मेरे ख्याल से जीएसपीएल शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो ये आपको और अच्छा पैसा बना के देगा। जीएसपीएल बहुत ही बढ़िया स्टॉक है,
जे गुजरात स्टेट पेट्रो बहुत अच्छी कंपनी, मैंने कई बार रिकमेंड किया है और जितने बार रिकमेंड किया पैसा बना के ही ये दे रहा है। ऊपर अगर वापस से ये 315 के आसपास अगर निकलता है, 315, 313, 14, तो 320 से 25 तक के टारगेट GSPL भी आपको बना के देगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऊपर उस लेवल को ब्रेक करेगा तब। और एक है आपका मेडिक्योर, है ना, चलिए मेडिक्योर देख लेते हैं। मेडिक्योर वाला स्टॉक इतने मूवमेंट आए ना एक्चुअली। कौन सा, ये मिड कैप और स्मॉल कैप में मैंने कल एक वीडियो बना के दिया था अपने बाजार हाट न्यूज़ पर, क्या मार्केट क्रैश होने वाला है ना, इस तरह का सावधान, हेलमेट ज़रूरी है ना, इस तरह का एक वीडियो मैंने बना के डाला है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना तो देखिए, क्योंकि इतने आए हुए मूवमेंट ना, इतना मूवमेंट आया हुआ है। सर आपने मेडिक्योर लिया या पॉली मेडिक्योर लिया है? एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सुमित जी, अगर आप नाम लिखें ना तो सर पूरा नाम लिखें, क्योंकि देखिए यहाँ हज़ारों स्टॉक्स है। अब मैं सिर्फ मेडिक्योर खोजूंगा तो नहीं मिल रहा है, एक्चुअली वो पॉली मेडिक्योर है ना। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप नाम लिखें ना तो पूरा नाम लिखें, क्योंकि लिखना तो पड़ता है ना सर, तो ये 2 वर्ड और जोड़ लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से आपने पॉली मेडिक्योर लिया होगा, क्योंकि मेडिक्योर करके तो कोई स्टॉक ऐसे भी नहीं है। देखिए यहाँ पॉली मेडिक्योर है ना, मैं जब भी मेडिक्योर लिख रहा हूँ तो वो नहीं मिल रहा है मुझे, तो है ही नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी कहाँ पे लेना है? नहीं लेना है। अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि ये सपोर्ट पर है, बिल्कुल जगह पर है, लेकिन कंफर्म नहीं है। 1000 के ऊपर अगर पॉली मेडिक्योर निकलता है तब हम लेंगे 1050 से 1100 के नीचे के लिए। अदरवाइज अगर ये 940 को नीचे ब्रेक कर गया तो ये और नीचे चला जाएगा, इसलिए इस जगह पे नहीं लेंगे। 1000 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब हम लेंगे पॉली मेडिक्योर को 1050 के टारगेट के लिए और 1100 के टारगेट के लिए। तो ये व्यू है आपके इन सारे सवालों पे मेरा। वैरोक इंजीनियर से रखे रहिए, अगर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो नीचे के लेवल पे अगर आपको मिलता है, जो मैंने बताया 350 के आसपास बता रहा था ना, 330 के आसपास, तो वहाँ पे अगर मिलता है तो वैरोक में एक बार लगाना चाहिए। स्टॉक खराब नहीं, स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है वैरोक। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल, और ये शायद अंतिम सवाल है। अशोक गांधी जी ने वलसाड गुजरात से लिखा है। मेरा जो ये सीरीज है आपके सवाल मेरे जवाब, ये पिछले 2 सालों से कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, 2.5 साल हो गए लगभग अपना। तो इतने लोगों ने यहाँ पे सवाल भेजे, पूछते हैं और लोगों का काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि यही चीज़ करने के लिए लोग पैसे लेते हैं। सवाल का आंसर बताने के लिए लोग पैसे लेके ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ऑर्गेनाइज करता हूँ और हर सप्ताह ये चलता रहता है। काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है। कृपया आप लोग फीडबैक ज़रूर दें और अपने ग्रुप में, अपने जहाँ भी जिनको ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है आप उसे शेयर करें, ताकि उनके भी सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके। अशोक गांधी जी वलसाड गुजरात से अगला सवाल लिख रहे हैं कि आई हैव 20,000 शेयर्स ऑफ वर्चुअल ग्लोबल द रेट ऑफ 0.70 पैसे, कैन आई होल्ड फॉर सेल शेयर्स बाय ऑन जनवरी 2। देखिए सर, आपने 70 पैसे पे पेनी शेयर उठाया था, 20,000 क्वांटिटी, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर। क्यों प्रॉफिट बुक कर लीजिए? क्योंकि वो 1 रुपये समथिंग पैसे पे चल रहा है, 1 रुपये समथिंग पैसे पे, 1 रुपये 20 पैसे या 18 पैसे के आसपास में वर्चुअल ग्लोबल चल रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अभी देखिए वर्चुअल ग्लोबल, एक तो ऐसे ही नाम इसका वर्चुअल है, यानी ओरिजिनल नहीं है ना। चलिए यहाँ देखिए 1 रुपये 18, ये बिल्कुल आप बिल्कुल कुछ क्वांटिटी सर निकाल लीजिए। 20,000 लिया ना, 10,000 बेच दीजिए, 15,000 क्वांटिटी बेच दीजिए सर, और 5,000 रखे रहिए। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई, क्योंकि ये सर पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक जीरो होने में ज़्यादा देर नहीं लगाता है सर, ठीक है ना। तो आप 20,000 क्वांटिटी उठाएं, ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। 20,000 क्वांटिटी में 70 पैसे पे खरीदा था, 1 रुपये 18 पैसा चल रहा है, तो आप 15,000 बुक कर लीजिए क्वांटिटी, 15,000 क्वांटिटी, क्योंकि आपका लागत बाहर आ जाएगा, लागत के अलावा कुछ प्रॉफिट भी बाहर आ जाएगा। बाकी 5,000 को आप रख दीजिए कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो इस पर मेरा यही व्यू। और पेनी स्टॉक से सर थोड़ा दूर रहा करिए, मेहनत का पैसा क्यों लगाना है इस स्टॉक में। पेनी स्टॉक से थोड़ा दूर, क्योंकि हर पेनी स्टॉक एमआरएफ पैसे भी नहीं बनता, और एमआरएफ बनने के लिए टाइम देना पड़ता है, 25 साल रुकना पड़ता है एमआरएफ के साथ, तब एमआरएफ बनता है। 25 साल में लोग बीच बीच में बाहर हो जाएंगे और कहेंगे देखिए एमआरएफ तो नहीं बन पाया। तो ये होता है कि वो तो बन जाएगा, लेकिन लोग टिके नहीं रह सकते। आप 15,000 क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी 5,000 को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी आपको बुक हो चुका होगा 15,000 क्वांटिटी में, तो टेंशन नहीं ले। तो दोस्तों ये है आपके सवाल मेरे जवाब पर मेरा अपना व्यू। उम्मीद है लगभग आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को गूगल प्ले से जरूर डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जितने भी लोगों को सवाल दिया है जवाब मैंने, कृपया अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।